हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। इसमें पहला प्रॉपर्टीज होगा मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी। इसको रो से नोटेशन देते हैं, रो का सिंबल ऐसा होता है। और इसको अगर डिफाइन करना रहे तो इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूं कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम हाउ मच मास इज ऑक्युपाइड दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो ये मास आपका केजी में होगा और ये आपका मीटर क्यूब में होगा। तो मैं इसका यूनिट क्या बता सकता हूं कि यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड डाटा है, जैसे वाटर का डेंसिटी कितना होगा। तो वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 1000 होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों? यहाँ पर ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि मिनिमम होता है वॉल्यूम। अगर मैं वाटर के केस में टी वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व देखूं तो होता क्या है, मान लीजिए कि ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या होगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कोई भी चीज एक्सपैंड करता है। तो इनिशियली क्या होगा, अगर आप निगेटिव टेम्परेचर है तो वहां से 0 डिग्री तक आपका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। देयर आफ्टर क्या होता है कि 0 डिग्री पे फर्दर एक्सपेंशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? जैसे क्या, मान लीजिए कि सॉलिड अगर सब्सटेंस है तो उसका शेप कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। और अगर यहीं पे अगर लिक्विड हो ठीक है, तो ये आपका लिक्विड है, इसे वाटर बोल लो आप, लिक्विड वाटर है। और ये आपका आइस है, सॉलिड। तो यहां पे देखो कि यहां पर जो बीच में वॉइड्स है, ये वॉइड्स मतलब जो बीच का गैप है ये बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लार्ज है। और इस वॉइड की वजह से जो वॉइड साइज है ये बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ आइस बहुत ज्यादा हो जाता है। बट इसमें वॉइड साइज बहुत लो है, वॉइड साइज बहुत लो है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वो भी बहुत कम होगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम ऑफ वाटर के, ये वॉइड्स की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं फॉर ए गिवन मास, मान लो कि मास अगर सेम है तो सेम मास में वाटर भी होगा और आइस भी होगा। ठीक है, तो इसका आपको पता है कि इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होगा, लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस देन आइस। और यहां से आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी विल बी व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से अगर फॉर ए गिवन मास डेंसिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर वॉल्यूम ये घट रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ आइस के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो ज्यादा होता है आइस के। यही कारण है कि जो आइस होता है फ्लोट करता है ऑन वाटर पे। आइस आप देखते हो, आइस को अगर पुट करोगे तो क्या होगा, तैरता रहता है। तो तैरता क्यों रहता है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, आइस की डेंसिटी कम होगी। और कम क्यों होगी? क्योंकि इसमें लिक्विड्स की वजह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, इसकी वजह से वॉइड्स बहुत छोटे छोटे होंगे। और वॉइड्स अगर छोटा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बहुत छोटा होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा छोटा होगा तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी फॉर ए गिवन मास।
ठीक है, तो ये टर्म हुआ। तो आपको यहाँ पे अगर मैं इसी कर्व को थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ कि फर्दर क्या होगा, फर्दर और ज़्यादा अंदर की तरफ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 4 डिग्री के बाद फर्दर वो एक्सपैंड करेगा, और ये 4 डिग्री ये कुछ होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो। ठीक है, ये सब सारी बातें जो हो रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही हैं। तो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा टीवी डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 4 डिग्री पे वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, और अगर वॉल्यूम मिनिमम है मतलब डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। इसीलिए मैंने लिखा कि डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम मिलता है, और वो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इस तरह से एक और डाटा है कि अब डेंसिटी ऑफ एयर, ये बस याद रखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपका काम आएगा। सेकेंड टर्म है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल v से नोटेशन देते हैं। अच्छा, इस पे कुछ न्यू भी बोलते हैं इसको। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि 1 अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1 अपॉन रो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो जिसका अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का डेंसिटी क्या होगा, वाटर का डेंसिटी एयर से ज़्यादा होगा। तो स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करूं, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी लेस देन स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद रखना होगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। ये क्या होता है, इसको अगर सिंबल वाइज बात करूं तो ओमेगा या फिर गामा से नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी है, तो अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ये क्या होगा, इट इज द वेट ऑफ द वॉल्यूम, वेट ऑफ द फ्लूइड ऑन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अगर वेट की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि कोई वेट है, सपोज कीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, तो इस पे वेट कितना होगा, मास को आप क्या करते हो, मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये आपका वेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं वेट की बात करूं, वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, मास इनटू मास ऑफ दैट फ्लूइड इनटू g और इनटू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मान लो v से नोटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये टर्म जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था, डेंसिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि रो इंटू जी, ये ध्यान रखिएगा, यहां से एक फॉर्मूला आ गया रो इंटू जी। तो आपका स्पेसिफिक वेट जो होगा या वेट डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ये क्या होता है रो इंटू जी। अगर मैं वाटर की बात करूं, फॉर वाटर क्या होगा, रो इंटू जी। रो कितना होता है वाटर का 1000 इंटू जी, जी कितना होगा 9.81, तो कितना होगा 9810। अच्छा, यूनिट क्या होगा, यूनिट के लिए देखिए ये वेट है, वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, और फोर्स आप जानते हो, फोर्स जो होगा फोर्स का न्यूटन होता है ऐसा यूनिट। तो ये आपका न्यूटन हो गया, और वॉल्यूम आपका क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो कि यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और थोड़ा सा जानना है तो और देख लो। अगर न्यूटन की बात करूं तो अगर फोर्स है, फोर्स बराबर mg लिख रहे हो, तो वेट आपका फोर्स हुआ तो ये आपका न्यूटन हुआ। अगर मास की बात करो तो ये केजी में होगा, अगर जी की बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इसको भी आप फर्दर आप न्यूटन के जगह पर रिप्लेस कर सकते हो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसके टर्म में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट 9810 न्यूटन। न्यूटन के जगह पे क्या चेंज करूं, केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में से मीटर एक चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से दो यूनिट्स है, एक ये है आपका और आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये दोनों। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, इसको स्मॉल s से नोटेशन देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड
अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और आपको पता है कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड दो तरह के होते हैं। तो फ्लूइड या तो आपका लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिक्विड होगा तो इसमें हम स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो वाटर को रखते हैं, और गैसेस अगर होंगे तो इसमें हम लोग एयर को या फिर हाइड्रोजन को रखते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं वाटर के केस में बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड में क्या होगा, वाटर। तो वाटर, तो ये 1 वैल्यू हो जाएगी, मतलब एस की वैल्यू क्या होती है 1 फॉर वाटर। अगर इसी तरह से आप अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, मान लो कोई ऑयल है जिसका एस आपको गिवन, डेंसिटी गिवन है, सपोज कीजिए डेंसिटी ऑफ ऑयल आपका गिवन है कि ये 800 है, 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करना है, स्टैंडर्ड से कितना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ऑयल की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि ऑयल आपका लिक्विड है, लिक्विड के लिए क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर। तो अगर ऑयल का 800 दे रखा है, वाटर का आपको पता है कि 1000 होता है, तो ये कितना आ रही है वैल्यू 0.8। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये भी डेंसिटी है, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, ये भी आपका केजी पर मीटर क्यूब, दोनों सेम यूनिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म जो होता है या रिलेटिव डेंसिटी, ये डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो वैल्यू आपको ऑब्टेन हुआ है ये लेस देन 1 है, मतलब क्या 1 किसका था, 1 था वाटर का, वाटर से कम है। तो अगर कोई भी अगर वाटर से अगर कम आता है, मतलब एस की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, दैट मीन्स दैट फ्लूइड इज लाइटर देन वाटर। मतलब क्या, वो लाइटर होगा, लाइटर अगर होगा, लाइटर डेंसिटी अगर उसकी होगी तो वो तैरेगा। अभी मैंने आइस के केस में देखा था, वाटर में फ्लोट करता था। उसी तरीके से मान लो कि ऑयल है, ऑयल का आपका 0.8 आया, मतलब 1 से कम है, मतलब इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। अगर वाटर से कम है तो वो तैरेगा। आप देखते हैं कि ऑयल अगर पुट करोगे आप वाटर के ऊपर तो वो तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, फ्लोट करने का रीजन क्या है, क्योंकि वो लाइटर होता है वाटर से, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो कम होगी वाटर से। तो s बराबर जब 1 हो गया तो ये क्या है, फ्लूइड विल बी वाटर, और s की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब क्या समझोगे कि दैट फ्लूइड इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसका एग्जांपल आपका ऑयल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। अच्छा, पेट्रोल के केस में आप देखोगे, पेट्रोल पंप जब जाओगे तो पेट्रोल पंप पे आप देखना, वहां पर ऐसा पेट्रोल पंप पे जो मीटर लगा होता है वहां पे देखना आपको एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उस पर कुछ शो करता रहता है 0.76 ऐसा करके कुछ शो करता है। तो ये क्या बता रहा है 0.76, यही आपका एस की वैल्यू है पेट्रोल के केस में 0.76 है। मतलब क्या, ये आपका 1 से कम है, तो बता रहा है आपको कि 1 से कितना कम है। तो ये एक तरह से आप एनालाइज कर सकते हो कि कितना लाइटर है देन वाटर, ठीक है। तो वाटर, पेट्रोल, ये सब आपका एग्जांपल हुआ। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, सी वाटर, जो समुद्र का पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आप जो नॉर्मल डे टू डे यूज करते हो उस वाटर से, ठीक है। तो वो आपका डेंसर हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, ये इसका नोटेशन बीटा से होता है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए। मैं एक मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर हो गया, और एक आपका पिस्टन हो गया। मान लीजिए मैंने पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन आपने ये इंजन वगैरह में देखा होगा, बाइक्स के इंजन में भी आपको दिखेगा पिस्टन सिलेंडर। तो ये आपका पिस्टन हो गया।
तो पिस्टन का काम क्या होता है, ये आपको फोर्स करता है अंदर की तरफ। तो मान लो मैंने इसे फोर्स अप्लाई किया, शुरुआत में मान लो 1 पोजीशन पे था, ये 1 पोजीशन पे था और इतना दूर तक इसका ये शुरुआत में वॉल्यूम था, V1 आपका शुरुआत में वॉल्यूम था। और बाद में मान लीजिए मैंने यहां पर एक प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, P नाम का एक फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या होगा, ये कंप्रेस होगा। तो अंदर में जितना भी फ्लूइड है वो कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा तो फाइनली मान लो कि ये पोजीशन इसका बदल के यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां कहीं आ जाता है वो पिस्टन, और इसका मैं 0.2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब कितना दूर, अब जो स्पेस बचा है वो इतना ही दूर है। तो अब जो वॉल्यूम है वो घट गया, कंप्रेस होने की वजह से ये वॉल्यूम जो है घट गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। मतलब क्या कि V1 जो होगा वो ग्रेटर होगा कितना, V2 से। ठीक है, अच्छा ये प्रेशर की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो तभी तो ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। मतलब क्या कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना कंप्रेस होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, हम कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है। मतलब मैं अगर कंप्रेस करूं तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज होने देगा। तो ये अगर मैं डिफाइन करूं कि बीटा क्या होगा, तो ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि देखिए अब अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और जब चेंज इन वॉल्यूम लोगे, dV क्या है, dV विल बी व्हाट, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल क्या था, V2, और V इनिशियल क्या था, V1। तो V2 आपका छोटा है V1 से, तो डेफिनेटली ये आपका निगेटिव क्वांटिटी होगा। तो अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो हम उसको नेगेटिव को जो आ रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए पहले से नेगेटिव लगा रखे हैं। ठीक है, सो दैट ये कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ सके। ठीक है, तो ये डिफाइन करने का तरीका होता है। इसी में एक आता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको कैपिटल के से नोटेशन देते हैं। ये क्या होता है, के विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी का। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या करना होगा, जस्ट इसके टर्म्स को रिवर्स करना होगा। तो डेल पी वी माइनस साइन के साथ अपॉन डेल वी। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, डेल वी अपॉन वी। ठीक है, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टर्म है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, इसको आप साइलेंस से नोटेशन देते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई स्पेसिमेन ले रहे हैं, इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया P फोर्स, तो क्या होगा, इस फोर्स लगने की वजह से ये फर्दर एक्सपैंड करेगा। मैंने फोर्स लगा के खींचा तो ये फैलेगा ना। तो मान लो इनिशियली लेंथ जो था वो L इनिशियल था और फाइनल लेंथ जो है वो L फाइनल हो गया। ठीक है, एलोंगेट होने के बाद। तो ये क्या बोलता है कि चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन इज विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ क्या था, Li, और चेंज इन लेंथ क्या होगा, L फाइनल माइनस L इनिशियल, और ओरिजिनल क्या था, L इनिशियल। तो इसको मैं चेंज इन लेंथ को डेल्टा L लिख सकता हूं, मतलब चेंज है तो चेंज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L अपॉन L इनिशियल। ठीक है, और ये चूंकि ये लीनियर टर्म में हो रहा है, मतलब सिर्फ एक डायमेंशन में हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, लेंथ के अलोंग ही हो रहा है इसलिए लीनियर स्ट्रेन हो गया। तो लीनियर स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसी में अगर ये लेंथ की जगह पे मैंने अगर वॉल्यूम लिया होता तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को
एप्सिलॉन वी से नोटेशन दे रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिख सकते हैं, जैसे चेंज इन लेंथ हुआ लीनियर स्ट्रेन के लिए तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इस केस में आपका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था V1, तो यहां पे अच्छा इस टर्म को कंपैरिजन करो आप यहां से, तो यहां पे ये क्या है आपका एक तरह से क्या है, तो मैं K की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, K विल बी व्हाट माइनस ऑफ डेल P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये क्या है, ये आपका प्रेशर है और प्रेशर का एक तरह का स्ट्रेस होता है, तो और ये जो लगेगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होता है, हमेशा कंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस है। इसके बारे में हम स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, अभी फिलहाल के लिए बस स्ट्रेस रखते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहां पे अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है जो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स आपका न्यूटन में होता है, ये आपका मीटर स्क्वायर में होता है। तो और ऐसे भी आप जानते हो कि प्रेशर का यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, तो पास्कल होता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज मीटर क्यूब और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो या कोई सा भी स्ट्रेन हो, स्ट्रेन का ऑलवेज डायमेंशन लेस होता है। मतलब क्या, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा किसका यूनिट, बल्क मॉडुलस का। तो अगर इसका पास्कल है तो इसका भी क्या होगा, पास्कल, तो आप इसको पास्कल बोल सकते हो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा कि K की वैल्यू क्या थी, कि माइनस ऑफ डेल P अपॉन डेल V अपॉन 1 अपॉन V, ठीक है। ये जो डिफिनीशन है ये वॉल्यूम का टर्म में है। अगर कभी किसी बुक में आपका वॉल्यूम के जगह पर डेंसिटी के फॉर्म में होता है, तो डेंसिटी कुछ नहीं करना, आपको डेंसिटी पता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास आपका फॉर गिवन आपको पता है कि यही है मास, तो आपको मास तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि डिफरेंशिएट करूं डेल V, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या है, डेल रो अपॉन m, अच्छा 1 अपॉन वॉल्यूम, 1 अपॉन वॉल्यूम, मान लो 1 अपॉन x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, और डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर 1 अपॉन v है, 1 अपॉन v का क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर और dv हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इधर ले आऊं टर्म, तो डेल v, डेल रो बाई डेल v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, और एक और वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्क्वायर है, तो एक और वॉल्यूम ले लिया। ये क्या है टर्म, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो, और ये अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से एक चीज आ गई कि डेल रो अपॉन डेल V विल बी माइनस ऑफ रो बाई वॉल्यूम। दिस इज डेल P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, डेल V अपॉन V, ठीक है। तो डेल V अपॉन V को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल रो अपॉन रो, तो माइनस डेल रो अपॉन रो, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, K विल बी डेल P अपॉन डेल रो अपॉन रो। ये आपका रो के टर्म में हो गया, मतलब डेंसिटी के टर्म में, पहले वॉल्यूम के टर्म में था, अब डेंसिटी के टर्म में। यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस था पहले से, और यहाँ पर माइनस बाय डिफॉल्ट कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया तो माइनस ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। कहीं कहीं पे पूछता है कि फॉर ए गिवन आइडियल गैस के आइसोथर्मल का वैल्यू कितना होगा। अभी हम बल्क मॉडुलस का वैल्यू देखेंगे कि क्या होता है किसी आइडियल गैस के लिए
जो कि अगर एक सपोज कीजिए कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एडियाबैटिक का मतलब कि पीवी टू पावर गामा इज कांस्टेंट। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए फॉर ए गिवन मास रो की वैल्यू कितनी होगी, m/v। तो अगर मुझे लिखना है कि वॉल्यूम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके जगह पर ये वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, p m पावर गामा रो टू पावर गामा इज कांस्टेंट। मास आपका कांस्टेंट है, इसको अगर इधर भेजूं तो क्या आएगा, p, इसको न्यूमरेटर भेजा और ये कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू सी इंटू पावर गामा। तो हम इसको एक और फर्दर कांस्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, तो सी इंटू सी कांस्टेंट है, गामा आपका कांस्टेंट है। गामा क्या है, गामा है स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी एक आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, मास आपका कांस्टेंट वैल्यू है, सी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि पी भी फर्दर एक कांस्टेंट इनटू पावर गामा। तो ये आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन। अब एक चीज है, जैसे आइडियल गैस अगर है दिया हुआ क्वेश्चन में कि अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि एक रिलेशन होता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पर ये पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो पी एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आर अपॉन टी। इसको फर्दर सॉल्व करें तो पी, इस मास को मैं इधर भेज रहा हूं तो इस वॉल्यूम को इधर भेज रहा हूं, मास को इधर भेज रहा हूं। मतलब क्या कि स्मॉल m अपॉन v, स्मॉल m अपॉन v एंड r अपॉन कैपिटल M इंटू टी। देखिए ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि P इक्वल टू रो, डेंसिटी को रो, और R बाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसको R बार से नोटेशन देते हैं, और T। ठीक है, ये प्रेशर का रिलेशन आ गया फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, अगर ये आइडियल गैस की रिलेशन है तो अगर मान लीजिए मुझे आइसोथर्मल के लिए बात करूं, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इस प्रेशर को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं कि डेल पी अपॉन डेल रो लिखना चाहूं तो क्या आएगा, ये देखिए। अगर आप डिफरेंशिएशन अगर जानते हैं तो आप जानते होंगे कि जैसे 4x है, y बराबर 4x, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल बी डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 4। 4 कांस्टेंट था तो पावर 1 था, तो इसकी वैल्यू आप 1 लिया, कांस्टेंट वैल्यू की ज्यों के त्यों हो जाता है। तो उसी तरह से ये आपका ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये आर की आर बार कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू किसी पार्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होती है। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू डेंसिटी। ये डेंसिटी वाला टर्म जैसे कि 4 इंटू एक्स, तो वैसे ही मैंने डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म जो कहते हैं हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर आर टी हो गया कांस्टेंट टर्म। तो आपको के की वैल्यू पता है, के क्या था, डेल पी अपॉन डेल रो अपॉन रो, यही था। डेल पी अपॉन डेल रो, डेल पी अपॉन डेल रो इज आर टी, आर बार टी 1 अपॉन रो। तो ये क्या आ जाएगा, रो आर टी। तो ये रो आर टी आ गया। तो रो आर टी क्या था, पी के बराबर था, मतलब क्या कि पी वैल्यू हो गई। तो याद रखिएगा के फॉर आइसोथर्मल
वैल्यू होती है क्या, P, जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था। एडियाबैटिक की बात करूं तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P इक्वल टू C रूट पावर गामा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करने मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएट करना है 4x टू पावर 5। अगर ये डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कॉन्स्टेंट जो करते हो बाहर, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x टू द पावर जो है उसमें एक माइनस कर देते हैं। उसी तरीके से ये कांस्टेंट है वो डेल p अपॉन डेल रो, ये कांस्टेंट जो करते हो बाहर आएगा, ये गामा का मल्टीप्लिकेशन में आएगा रो इंटू गामा -1। ठीक है, ये -1 वाला जो टर्म है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, c अपॉन गामा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ये क्या है, c रो टू पावर गामा इस व्हाट इज दिस, तो हम इसको लिखते हैं गामा p अपॉन रो। ठीक है, और आपके पास ये k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू कितनी है, डेल p बाई डेल रो अपॉन रो। डेल p बाई डेल रो कितनी आई है, डेल p अपॉन डेल रो आया है रो गामा p अपॉन रो अपॉन रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये गामा p। यहां से ध्यान रखिएगा कि k फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गामा टाइम्स p होगा। आइसोथर्मल के लिए कितना आया था, आइसोथर्मल के लिए p आया था, और इसमें गामा टाइम्स p आएगा। गामा क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, थैंक यू।